ऑलराइट, सो इन द प्रीवियस क्लास ना हमने एसवीडी सिंगुलर सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन ये पढ़ा। और जैसा कि नाम था उसका, एक मैट्रिक्स है ए, उसको मुझे डीकम्पोज करना है, तोड़ना है। ठीक है, तो थ्री पार्ट्स में कल मैं आपको बता रहा था, उसको ब्रेक किया गया यू सिग्मा वी का ट्रांसपोज, ऐसा आपने करा। ओके, तीनों ही मैट्रिक्स हैं। ओके, ये आपकी जो है मैट्रिक्स सिग्मा, ये आइगन वैल्यूज की मैट्रिक्स है, ये आइगन वेक्टर की मैट्रिक्स है, एंड यू इज ऑल्सो वन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, आपने अपना काम शुरू करा। सबसे पहले आप स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर किया। ओके, यदि स्क्वायर नहीं है, यदि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, तो उसको उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो। ये करा आपने, बोला कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बनाइए। ठीक, इसके बाद आप प्रोसीड करें आगे आइगन वैल्यू निकालने के लिए। एक बार आइगन वैल्यू आ गई तो फिर आपने आइगन वेक्टर निकाले। इतना काम पीसीए में भी होता था, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स निकालने वाला, आपने भी करा यहाँ पे। ठीक है, आइगन वैल्यू इज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विद द वेक्टर among which I am going to project that amount of information। ठीक है, ये करा आपने। कल जो हम देखें, ये जो मैट्रिक्स बनी थी उसमें आपके पास 10 और 40 ये आ रहे थे आइगन वैल्यू। ठीक है, इसी करस्पॉन्डिंग आपने आइगन वेक्टर निकाले। ठीक, और फिर आपने कहा कि देख लीजिए मेरे पास सिग्मा आ गया, ये वाली मैट्रिक्स जिसको आपने लिखा था अंडर रूट ऑफ 40 जीरो जीरो अंडर रूट ऑफ 10, यानी जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको ऊपर लिखना है, छोटी वाली वैल्यू नहीं चलेगी। और वेक्टर वाले में भी यही था, बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर लिखना है, ठीक है, एंड छोटी वाली वैल्यू को नीचे लिखना है, वहां पर भी यही था। ये करने के बाद आपने बोला कि मुझे v और सिग्मा का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो v और सिग्मा को मल्टीप्लाई करा आपने। ठीक है, v एंड सिग्मा का मल्टीप्लिकेशन करा, v ट्रांसपोज v के बराबर ही है। ठीक है, या आपने मल्टीप्लिकेशन तो क्या करा इसके पहले, क्योंकि इक्वेशन है आपकी ए यू वी यू सिग्मा वी का ट्रांसपोज, तो मैंने बोला था इनवर्स से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड पहले। सो ए सिग्मा इनवर्स वी इनवर्स, यहां पर भी यही करना था, यू सिग्मा इनवर्स एंड वी इनवर्स, ये करना था। ठीक है, ताकि वो सिग्मा इनवर्स और वी इनवर्स और ये जो हैं वो खत्म हो जाए, तो सिर्फ यू ही बचे आर राइट हैंड साइड पर, ओनली आई विल बी अवेलेबल विद यू। और यहाँ पर मेरे पास ए भी है, सिग्मा भी है, वी भी है, तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। ये भी बोला था मैंने कि और जो ये है हमारी मैट्रिक्स, ये सिग्मा और वी है, ये ऑर्थोगोनलिटी को फॉलो जो है वो कर रही है। ठीक है, एंड इसके करस्पॉन्डिंग ये हमने कहा था कि चाहे इसका इन्वर्स लो चाहे ट्रांसपोज लो, वही की वही आएगी, इट विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो भाई आपने यहाँ लिखा तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने की बात हुई। ठीक, तो ये करा भी आपने, फिर उसको यूनिट वेक्टर में भी कन्वर्ट करा आपने। कल समझ सकते हैं, कल के लेक्चर के हिसाब से यूनिट वेक्टर में आपने उसे कन्वर्ट करा। ठीक है, ऑलराइट, और फाइनली आपको आंसर मिला, यू मिला आपको आंसर फाइनली। तो फिर आपने कहा कि ए को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री। इसका काफ़ी एप्लीकेशन से यूज़ केस है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव रिडक्शन में इसका यूज़ केस है, इसका जो है रिकमेंडेशन सिस्टम में इसका यूज़ केस है, इमेज इसका डेटा कंप्रेशन के अंदर यूज़ केस है। यानी आपके पास तीन मैट्रिक्स है और आपने एक मैट्रिक्स के अंदर उसको कंप्रेस करके रख दिया, कंप्रेशन डी कंप्रेशन, वहाँ पर इसका यूज़ केस है। तो ये टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है, एसवीडी सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन। जो मैथ्स आपको यहाँ लगाई गई है, एक्सप्लोरेशन करना है आपको, मैथ्स तो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पर डेटा साइंस मशीन लर्निंग के अंदर। आप मैट्रिक्स, वेक्टर्स,
यू आर यूजिंग दीज टेक्निक्स, ठीक है, और समझ भी पा रहे हैं कि एल्गोरिथम्स में यही लग रहा है पूरा, पीसीए में भी पूरा उसी पर बेस्ड था, एसवीडी भी पूरा इसी पर बेस्ड था, ठीक है। तो ये दो एल्गोरिथम थी, मुझे बताना थी आपको, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब, और मैं पढ़ा रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स। लेट मी शेयर द एंटायर स्क्रीन नाउ। फिर से ध्यान से सुनिएगा आप पूरा। स्टैटिस्टिक्स, तो भाई जैसे कि लीनियर अलजेब्रा काफी कंट्रीब्यूशन करता है। ओके, Excuse me, sir. हाँ हाँ, बोलो बोलो। Sir, may we know that what will be the roadmap? Actually, we have covered some part of two of the हाँ, algorithm. two of the algorithms we have covered, okay, Yes. and linear algebra. So what I want to say here, यदि आपने रोड मैप पूछा है, इसके पर्सपेक्टिव में बताना चाहूँगा, सभी के काम आएगा ये, ठीक। तो लीनियर अलजेब्रा में आप वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस, ठीक है, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट, कोई अलजेब्रा इन्हीं पर बेस्ड है पूरा। वेक्टर क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास डेटा पॉइंट है, मुझे उसे लोकेट करना है, तो वेक्टर। लोकेट करने के बाद उसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना है। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना, इसलिए लिखा था उसको। वो करे भी, अभी आपने मैट्रिक्स के ऊपर ही तो ऑपरेशन परफॉर्म करे, मैट्रिक्स बन गई, उसके बाद आपने आइगन वैल्यू निकाली, और आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाला। यानी जो डेटा पॉइंट है वही तो इंफॉर्मेशन है मेरे पास, उसको मैं कहां प्रेजेंट कर रहा हूं? स्पेस में, चाहे वो 2D हो चाहे 1D हो। तो उसके लिए मुझे इन दोनों की तो रिक्वायरमेंट रहेगी, वेक्टर की और मैट्रिसेस की। अब आपको यहां इनवर्स निकालना, आपको यहां डिटर्मिनेंट निकालना, आपको यहाँ मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करना, वो रो ट्रांसफॉर्मेशन सारे जो मैंने पहले बताए, ये सब आना चाहिए, ठीक है। तो बात यह कि आना चाहिए आपको, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप करने बैठ जाओ, आना चाहिए, पता होना चाहिए आपको ये सारी चीजें, मैथ्स, व्हाट इज द बैकग्राउंड, व्हाट इज हैपनिंग, ये आपको सारी स्टेप्स आनी चाहिए। बाकी मैं जैसा कह चुका हूं कि पाइथन लाइब्रेरीज हैं, वही सारे काम कर देगी, लेकिन आपको आना चाहिए ये। कर भी रखा है, पढ़ा भी हमने अपने इंजीनियरिंग मैथ्स में, कुछ अलग नहीं बताया मैंने, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। नहीं, अब आप डेटा डेटा को लोकेट करना और उसको सॉल्व करना सीख गए, ठीक है। आपने कहा कि यदि मेरे पास कोई डेटा फ्रेम है, एक्सेल शीट है, तो मैं उसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इफ यू आर हैविंग अ डेटा सेट और उसकी डेटा फ्रेम बनती है पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी से, डेटा फ्रेम बनती है, तो रो एंड कॉलम फॉर्मेट में बन जाती है, यानी आपने उसको मैट्रिक्स अरेंजमेंट में कर दिया। अब जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन लगते हैं वो मैट्रिक्स पे लगते हैं, तो ये आपने अभी सीखा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन परस्पेक्टिव, ठीक है। तो डेटा फ्रेम, डेटा सेट की डेटा फ्रेम बनेगी, वो 2D ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी, रो कॉलम अरेंजमेंट हो जाएगा। और बाकी पांडास हम अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके हैं, तो वहां आपको पता है क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आप करते हो। इसके अलावा वही मैट्रिक्स और वेक्टर्स, क्योंकि हमारे पास अब जो डेटा सेट है और बड़े मॉडल्स, हैवी मॉडल्स हैं आगे, वहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैथ्स लगी गई हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स मैथ्स वहाँ लगी गई हैं, उनका जो सोल्यूशन है वो सब इसी पर बेस्ड है। तो ये आना चाहिए, जितना बता दिया अभी आपको पूरा आना चाहिए। तो आपने डेटा, और डेटा, डेटा बोले तो पॉइंट्स, उसको रिप्रेजेंटेशन इन स्पेस, ठीक है, एंड सॉल्विंग, ये आपका एक पहला रोड मैप का स्टेप था। अगला अब आपका है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करोगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करोगे उसका। तो आपने लोकेट करना सीख लिया, उसको सॉल्व करना सीख लिया, उसके डिस्ट्रीब्यूशन परस्पेक्टिव बात करना चाह रहा हूं। दिस इज कवर्ड इन द रोड मैप एज अ स्टेप नंबर 2 जो पूछा गया है, ठीक है। तो अब मैं इसकी बात करूं, और कुछ कहना चाह रही हूं अंकल? No, sir. Sir, after this, हाँ, like, आफ्टर दिस, हाँ आफ्टर दिस जो है, हम अगला स्टेप उठाएंगे प्रोबेबिलिटी। तो एक बार मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया, उसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, ओके, दैट मीन्स आउटकम।
आउटकम बेस्ड बात होगी कि क्या रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, ये मेरा तीसरी स्टेप होगी प्रोबेबिलिटी वाली। चौथी स्टेप मेरी होगी इंफॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, आई वॉन्ट टू गेट द इंफॉर्मेशन व्हाट इज अवेलेबल विद मी, मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी है उससे। ये मेरी चौथी स्टेप होगी। अगली स्टेप होगी मेरी कैलकुलस, जहां पर मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगाऊंगा। फिर मेरी लास्ट स्टेप होगी ग्राफ थ्योरी। ओके, जिसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करते हुए कैसे क्या कर सकता हूँ। ये पूरी मैथ्स है मेरी, डेटा साइंस की। ठीक है, कोर। बाकी कुछ और भी टॉपिक्स हो सकते हैं, बट ये कोर है। इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें खास आपका लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी तो ये मान के चलो कि, और कैलकुलस। ठीक है, इंफॉर्मेशन थ्योरी भी बहुत है, मतलब सभी इसी ग्राफ थ्योरी को भले थोड़ा सा एलिमिनेट कर दूं मैं, बाकी सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, ये पढ़ना है। तो अब मैं स्टैटिस्टिक्स पर आया हूं। ठीक है, Yes. तो स्टैटिस्टिक्स मैथ्स की बड़ी पावरफुल फील्ड है, सबको पता है। और इसके ऊपर हमारे कोर्सेज ही हैं स्टैटिस्टिक्स में, बच्चे करते हैं बीएससी तो एमएससी तो स्टैटिस्टिक्स पे करते हैं वो। ठीक, और इसी के बिहाफ में तो वो डेटा साइंस आई है फिर। तो स्टैटिस्टिक्स इज जस्ट नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोलेटेड, मियरली आइसोलेटेड टॉपिक्स फ्रॉम द मैथ्स। ठीक है, वो मैथ्स के बाद ही थोड़ा सा, ये जब डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई तो उन्होंने अलग ही बना दिया स्टैटिस्टिक्स के नाम से। ठीक है, it discovers new semantics within which the topics were sometimes paves the way to the new opportunities. Statistics is everywhere, हर जगह है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो भाई ये मेरे टेबल ऑफ कंटेंट्स है जो मुझे बताना है। ठीक, पूरा मैं कवर करने वाला हूं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? It combines techniques for drawing a reliable conclusion about a large group of population by experimenting on a small group sample summarizing the data set। भैया ये क्या बोल रहा है कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि ऐसी टेक्निक लगाई जाए जो कि बड़े डेटा पर, बिग डेटा, विच वी कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, उसमें से एक सैंपल निकालो, पिक अप अ सैंपल फ्रॉम इट। ओके, और सैंपल के ऊपर टेक्निक लगाओ, जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपको पॉपुलेशन के बारे में बोलेगा कि दिस इज हाउ द पॉपुलेशन इज बिहेविंग। ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर होता है। ठीक है, और डेफिनेशन क्या बोला उसने आगे, कि इट इज अ डिसिप्लिन दैट कंसर्न्स द डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये सारे काम स्टैटिस्टिक्स में होते हैं। डेटा कलेक्ट करो, उसको ऑर्गेनाइज करो, उसकी एनालिसिस करो, उसका इंटरप्रिटेशन करो, और फाइनली उसे प्रेजेंट करो। ये सारे काम स्टैटिस्टिक्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम डेटा कलेक्शन टिल प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो भाई अभी ये बात हुई पॉपुलेशन एंड सैंपल। ये हमने जो है प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी जब कोवेरियंस पढ़ रहे थे तब बात करी थी, और मैंने कहा भी था कि जो वेरियंस वाली जो चीज है और स्टैंडर्ड डेविएशन वाली जो चीजें हैं, ये मेरे को स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएगा, तब मैं समझाऊंगा और बेटर। तो अब वही सीन क्रिएट हो रहा है। पॉपुलेशन का मतलब ऑल डेटा, कंप्लीट डेटा पॉइंट्स। ठीक है, कंप्लीट डेटा पॉइंट्स, ये पॉपुलेशन होती है। ठीक है, इसमें से एक सबसेट निकाल दो तो वो सैंपल होता है। स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि आप डेटा को कलेक्ट करो, उसको ऑर्गेनाइज करो, उसकी एनालिसिस करो, फिर उसको प्रेजेंट करो। ये स्टैटिस्टिक्स होता है। ओके, और स्टैटिस्टिक्स के आपके पास टू टाइप्स हैं। ओके, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल। द टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन, विच डिस्क्राइब्स द पॉपुलेशन और अ सैंपल, जैसे कि डेटा टाइप, वेरिएबल, डेटा रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, सारा, परसेंटाइल, परसेंटेज, क्वार्टाइल, कोवेरियंस, कोरिलेशन,
तो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो डेटा का, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। दैट मीन्स यू आर समराइजिंग। ठीक है, जैसे मैं जब अपना प्रोजेक्ट करता हूं तो मैं लिखता हूं ना डीएफ डॉट समरी, या मैं लिखता हूं डीएफ डॉट डिस्क्राइब, समरी नहीं डिस्क्राइब। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो आपकी जो डेटा फ्रेम है ना, उस पर आप ये मेथड लगाओ डीएफ डॉट डिस्क्राइब, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये पूरा बताएगा कि आपके डेटा फ्रेम में हर एक कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ओके, फिर मीन क्या है ये बताएगा। ठीक, और फिर ये बताएगा कि नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, काउंट बताएगा। फिर 25%, 50% एंड 75% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, ये सब बताएगा। तो डेटा का डिस्क्रिप्शन देना इन टर्म्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, फ्रीक्वेंसी, काउंट वगैरह वगैरह जो भी है, तो डेटा के बारे में जानकारी देना वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है। फिर मेरे पास होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर ये जो है, इट रिलेट्स विद अ स्टेटमेंट, यानी कि मैं डेटा के ऊपर कोई स्टेटमेंट दूंगा जो कि डील करता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, पॉइंट एस्टिमेशन वगैरह वगैरह, हाइपोथेसिस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। तो मैंने कहा ना, आई एम गोइंग टू गिव अ स्टेटमेंट ओवर अ डेटा, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोथेसिस। तो इन्फरेंशियल के अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है, इसको पढ़ेंगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। ठीक है, तो इन्फरेंशियल में आई वांट टू गिव, आई वांट टू टॉक समथिंग अबाउट द डेटा। एक स्टेटमेंट दी मैंने, यानी कि क्या, देखिए ऐसा समझे कि हमारे पास सिटी में है हम, और आई नीड टू डू अ सर्वे कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है, विच पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन। ओके, तो मुझे सर्वे करना है। अब भाई सिटी सिटी में तो आई एम हैविंग मेनी पीपल, जैसे मान के चलिए सिटी में 10 लाख पीपल हैं, तो यार मैं एक एक को पकड़ के तो सर्वे कर नहीं सकता, है ना। 10 लाख पीपल हैं तो आई कांट डू, मतलब एक एक को लूंगा तो ये सर्वे नहीं, क्योंकि 10 लाख की तो पॉपुलेशन है सिटी की, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं क्या करूंगा, 5,000 लोगों को पकड़ लूंगा, 5,000, इनके ऊपर सर्वे करूंगा। तो 10 लाख में से रैंडमली आपने 5,000 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, रैंडम, कभी मार्केट में, कभी किसी स्पॉट पे आपने उनको पकड़ा और उनसे क्वेश्चन पूछा, बताओ किसको वोट करोगे, कौन जीतेगा। तो यदि ये सवाल अंकना से पूछा जाए तो अंकना बोलेगी सर बीजेपी, विदिशा से। सही है अंकना? Yes, sir. Sir, seeing the current scenario. हाँ, सीइंग द करंट सिनेरियो वो ये बोलेगी। ठीक है, ठीक। तो भाई ऐसा हमने सर्वे करा, तो 5,000 लोग को ले लिया, तो 5,000 क्या, सैंपल है। ठीक है, सैंपल है। ओके, अब मैंने इस सैंपल के बिहाफ में, जैसे अभी मैंने पूछ लिया उससे कि कौन जीत रहा, तो सैंपल के हिसाब से ये रिजल्ट आ रहा था कि ये वाली पार्टी, एक्स पार्टी इज गोइंग टू विन। तो मैं क्या करूंगा, पूरी पॉपुलेशन पर भी यही बात बोल दूंगा कि फ्रॉम दिस सिटी दिस पार्टी इज गोइंग टू विन। तो आप जो ओपिनियन पोल देखते हो जो आते हैं न्यूज चैनल पे, ठीक है, वो सैंपल पे काम करते हैं और वो बोलते हैं कि भाई इतना, ये इसके हिसाब से ये पता चल रहा है कि ये वाली पार्टी जीत रही है। तो सैंपल पर काम होता है और वो पूरी पॉपुलेशन के बारे में बोल देते हैं। दैट्स व्हाट दे कैन टॉक अबाउट द कंप्लीट पॉपुलेशन, ये होता है वहां पे। ठीक, तो एक स्टेटमेंट दी मैंने पॉपुलेशन के ऊपर ऑन बिहाफ ऑफ सैंपल। ठीक है, सो दैट इज द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट विच यू गिव ओवर द एंटायर पॉपुलेशन इन विद रेस्पेक्ट टू द सैंपल। और हमको टेस्टिंग करना पड़ती है हाइपोथेसिस की, कि जो आपने बोला वो सही होगा या नहीं होगा, उसके क्या चांसेस हैं।
तो ये चीज इन्फरेंशियल में आती है। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट फाइंड्स अ रिलेबल इन्फरेंसेस रिलेशनशिप। मुझे कुछ चीज डिड्यूस करना है, डिडक्शन। ठीक है, एक स्टेटमेंट को, या मुझे ये कहूं कि उसे प्रूव करना है, ये चीज इन्फरेंशियल में आती है। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्शन आता है डेटा का। काउंटिंग आ गई, मीन आ गया, मोड आ गया, वेरिएंस आ गया। ठीक है, वेरिएंस को वेरिएंस आ गया, कोरिलेशन आ गया, परसेंटाइल आ गया, क्वार्टाइल आ गया, ये आता है। वहां कोई स्टेटमेंट नहीं देते हो तुम, वहां कोई ये वाली बात नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन और सैंपल ले लिया और ये वाला मैटर नहीं, वो इन्फरेंशियल में है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो और मेरे पास नीचे टाइटल में ये है, पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो आप ये समझ गए स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। आप बोलोगे ठीक है बताते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज अ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। वो बोलेगा अरे यार बड़े भारी भारी शब्द ले लिए तुमने। तो हाँ सर, स्टैटिस्टिक्स यही होता है। दो टाइप का होता है सर, एक होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में सर वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द डेटा, इन्फरेंशियल में वी आर गोइंग टू डिड्यूस सम हाइपोथेसिस, सम स्टेटमेंट्स वी आर गोइंग टू गिव ओवर द डेटा। अच्छा बात है। तो सर आगे है पॉपुलेशन और सैंपल। तो पॉपुलेशन मैंने कुछ देर पहले ही बोला, पॉपुलेशन इज द एंटायर डेटा, पूरा। जैसे हम कहें कि अंकना के कॉलेज में कितने बच्चे हैं टोटल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज, वो पॉपुलेशन हो गई। अब मैं बोलूंगा सीएससी सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं, वो सैंपल हो गया। ठीक है, सो द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट व्हाइल द सैंपल इज अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो भाई अब इसका अलग एग्जाम्पल है तो वो आप पढ़ते रहना, जो मैंने बोल दिया बस वो सही है। वेरिएबल एंड लेवल ऑफ मेजरमेंट, ये क्या होता है। सो वेरिएबल इज समथिंग विच कैन वेरी, विच कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज। ये हम खूब बोलते थे वेरिएबल। हमसे जब प्रोग्रामिंग में वाइवा में टीचर पूछता था व्हाट डू मीन बाय वेरिएबल, तो बच्चे बोले सर वेरिएबल मीन्स समथिंग, मतलब विच कैन वेरी। सही है अंक ना, एम आई राइट, है ना। हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो बच्चे क्या डेफिनेशन बोलते हैं, व्हाट डू मीन बाय वेरिएबल। So which can like same hold different विच values कैन होल्ड and डिफरेंट वैल्यूज, हाँ विच कैन वेरी, है ना। एक एक जैसे हमने लिखा एक्स, तो एक्स कभी 5 भी होल्ड कर लेगा, एक्स कभी 7 भी कर लेगा, विच कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है ना, ये बोलते हैं, ये सही है। yes, also which can vary हाँ विच, according to हाँ विच situation कैन or वेरी अकॉर्डिंग टू, according to so whatever function we are taking or anything अच्छा ठीक है, in ओके। that particular context. अच्छा इन दैट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो भाई जब बच्चा ऐसा डेफिनेशन बोलता है तो भाई मेरी तरफ से यदि मैं टीचर हूं तो उसके कान तो मैं पकड़ूंगा बिल्कुल 100%, ये मान के चलो। ठीक है, तो भाई जो टेक्निकल डेफिनेशन है वेरिएबल की वो ये है, वेरिएबल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ मेमोरी सेल। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, इट इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ मेमोरी सेल। ठीक है, ये होता है वेरिएबल। ओके, तो आपके पास ये मेमोरी है, ये मेमोरी का ब्लॉक है, आई एम एब्स्ट्रैक्टिंग। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन भी आपने पढ़ा होगा, एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन, आपके ऊप्स कॉन्सेप्ट में आया होगा ये चीज। हाइडिंग एसेंशियल फीचर्स, ओके, ये आपने पढ़ा होगा। एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन, ये सारी बातें। तो यहां पर भी आप देखें कि वेरिएबल आया। अच्छा, वेरिएबल की इसने अभी जो उसने बोली डेफिनेशन वही लिख दी इसने, होल्ड मल्टीपल वैल्यू। ठीक है, इट इज नथिंग बट अ फीचर इन अ डेटा सेट। तो यह फीचर अलग है, व्हाट इज द फीचर इन अ डेटा सेट। ठीक है, तो फीचर यार डेटा का कंट्रीब्यूशन करता है वो डेटा में। ठीक, हम अभी तक डेटा सेट बना रहे हैं, ये हमने डेटा सेट बनाया, ओके, ये फीचर्स हैं डेटा के, ये x1, x2, x3, x4, these are the features in a data which are having some values present in it. तो डेटा सेट इनसे मिलकर बना हुआ है, क्योंकि नाम क्या है, डेटा सेट। नाम में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। डेटा सेट, ठीक है, इट्स अ सेट ऑफ डेटा।
ओके, तो हम ये कह रहे हैं भैया कई फीचर्स हैं, ठीक है, या हम कई कई बार रहते हैं भैया डेटा बताओ, आपका डेटा क्या है। तो डेटा हमने बोला सर एक एक्सेल शीट है, यदि मल्टीपल एक्सेल शीट्स हुई तो डेटा सेट, या सेट सेट पढ़ा है ना आपने, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो मैं कहूंगा मेरा जो डेटा सेट है इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, या मैं कहूंगा इट्स अ कलेक्शन ऑफ फीचर्स, फीचर वन, फीचर टू, फीचर थ्री, ये सब अलग अलग फीचर है भाई, इनका कलेक्शन है, तो मेरा डेटा सेट है। भाई आपकी डेटा सेट आप बोल रहे हो किससे पढ़ ले लिया, किससे क्या कर लिया, यदि आपके इंटरव्यूअर ने बोल दिया, पूछ लिया तुम इसको डेटा सेट क्यों बोलते हो, आपने तो बहुत बड़ी भारी भारी चीजें पढ़ रखी थी और डेटा सेट ही नहीं बता पाए कि डेटा सेट होता क्या। ठीक है, डेटा सर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ टेबल, आई एम हैविंग अ टेबल विच इज हैविंग रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, अभी उसको एक टेबल में ऑर्गेनाइज करा, लेकिन कुछ तो भी है वैल्यू यहाँ पर, रॉ डेटा, रॉ है ये, दैट इज अ डेटा सेट, यानी सेट बोलोगे सर, यू कैन से सर आई एम हैविंग मल्टीपल डेटा लाइक दिस, आई एम हैविंग मल्टीपल टेबल्स लाइक दिस, सो इट्स अ डेटा सेट। एक बात हम ये भी कह सकते हैं सर कि यदि आप ये बोलो कि कई फीचर्स हैं डेटा के अंदर, तो भी सर यदि आप उसको मान लो तो डेटा सेट है, ठीक है, वो वेरिएबल बोल रहा है, वेरिएबल इन द मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल फीचर होता है, वेरिएबल तो ना बोलूं मैं, वेरिएबल बिल्कुल भी नाम उसका उचित नहीं लग रहा मुझे, फीचर्स बोलो, फीचर बोलो, डायमेंशन बोलो, ठीक है, ऐसा बोलो आप। हालांकि वेरिएबल भी कई कंटेक्स में लिया जाता है, जब उसको एक्स और वाई लिखते हो तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल ही बोलते हैं, फिर वो डुबकी सी में मार लेते हैं कि ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, वेरिएबल, ठीक है, जब मैं एक्स और वाई के टर्म में लिखूंगा तो वेरिएबल ही बोलना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, खैर एनीवेज, तो भाई क्या है, फीचर्स हैं, ओके, ऐसा है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं आप अंकना। सर डेटा सेट की हमें क्या डेफिनेशन देनी चाहिए प्रॉपरली, हाँ अगर हमसे पूछे हाँ तो? डेटा, डेटा मैंने क्या बोला, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, ठीक है, दैट इज डेटा, एंड अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड एज अ डेटा सेट, क्योंकि सेट क्या होता है, कलेक्शन नहीं होता, सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ये होता है, तो कलेक्शन ऑफ सच डेटा इज सेड टू बी अ डेटा, सेड टू बी अ डेटा सेट, ठीक है, ये हम डेफिनेशन देंगे, ओके। यस। तो जैसे डेटा में आपने बोला एक टेबल है, रॉ रॉ डेटा है ये, ठीक है, ऐसी कई टेबल को मिला दो तो मेरे को डेटा सेट बन जाएगा, ठीक है, ये बोलेंगे। भाई क्या होता है जब आप किसी को फेस करो, सब आना चाहिए और कॉन्फिडेंटली बैठना है, जो भी कुछ पढ़ा एक शब्द भी यदि आपके सामने आया है तो वो क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, व्हाट इट इज, एक्सप्लोर एक्सप्लोर, दैट इज द काइंड ऑफ स्टडी, ठीक है, ऐसे स्टडी होनी चाहिए, एक्सप्लोर करो आप व्हाट इट इज, ठीक, ये डेटा सेट है, ठीक। तो भाई यहां पर आया डेटा सेट एंड लेवल ऑफ मेजरमेंट की बात करी उसने, एंड वी नो दैट द मेजरमेंट लेवल इज टू अंडरस्टैंड हाउ वी डील विद द डेटा, ठीक है, डेटा से कैसे डील कर रहे हो वो लेवल ऑफ मेजरमेंट बोल दिया उसने, ठीक है, तो मतलब इसकी कोई खासियत नहीं रही, डेटा हम समझे, डेटा कई फॉर्म में होता है, डेटा इमेज का भी हो सकता है, डेटा टेक्स्ट का भी हो सकता है, डेटा सीएसवी फाइल में न्यूमेरिकल वैल्यू एंट्री जो हो सकती है उसकी, कई डेटा साउंड भी हो सकता है, ऑडियो, वो भी डेटा, डेटा के कई फॉर्म्स होते हैं, ठीक। तो भाई अभी आपने ये मान के चलो कि डेटा ऑर्गेनाइज्ड है, एक फाइल में है, ठीक है, और उसमें एंट्रीज हैं, तो उसको वेरिएबल बोल रहा है, डायमेंशन बोल रहा है उसको, ठीक है, या फीचर बोल रहा है, ठीक। सेंट्रल टेंडेंसी, अभी सेंट्रल टेंडेंसी ऐसा टॉपिक है, ये सुनकर हम बड़े खुश हो जाते थे, हम सोचते थे स्टैटिस्टिक्स यही होता, बचपन में जब भी कभी हमने मैथ्स पढ़ी और स्टैटिस्टिक्स आया तो हम बोलते सेंट्रल टेंडेंसी, क्यों, क्योंकि इसमें मीन मीडियन मोड है, और मैं तो ये इसी में खुश होता था, यही होती है स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड, ठीक है, तो मीन आपको पता ही है, इट्स एन एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज, ये रहा मीन, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, दैट इज अ टोटल नंबर, तो एवरेज इज अ मीन, ठीक है, मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू,
ठीक है, मीडियन जो होता है वो मिडिल वैल्यू होती है, सेंटर वैल्यू। तो कोई भी डेटा आपको यदि दे रखा है तो उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, सॉर्टेड इनटू असेंडिंग ऑर्डर, और जो बीच वाली वैल्यू आ रही है बोल दो ये मीडियन है। इसमें भी ट्विस्ट है, यदि आपके पास ऑड नंबर ऑफ एंट्रीज हैं तो मीडियन आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखें यहाँ, आई एम हैविंग 12, 13, 10, 15 एंड 7, ये 5 वैल्यूज हैं, ये ऑड है, ऑड नंबर मतलब 5 यानी ऑड वैल्यू है ना, हो गया। इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, 7, 10, 12, 13, 15, और 12 जो है बीच में आ रहा, तो 12 मेरा मीडियन हो गया। कैसे निकाला? ऐसे, नंबर ऑफ वैल्यूज प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, देन 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो थर्ड वैल्यू जो है वो मेरी मीडियन हो जाएगी। ओके, तो 12 मीडियन हो गया। यदि आपके पास इवन होगा तो क्या करोगे? इफ यू आर हैविंग इवन वैल्यूज, फॉर एग्जांपल ये रहा, यहाँ 6 वैल्यूज हैं, यानी इवन है। सो इवन में क्या होता है, कभी भी आप ऐसा नहीं करते 6 प्लस 1/2 3.5। तो कोई कोई देखो, ये फर्स्ट टर्म, इसको पहले अरेंज करो असेंडिंग में, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, 3.5 टर्म कुछ नहीं होती। ओके, तो भाई जो आपने ऊपर करा ना ऑड वाला, वो काम यहां नहीं चलता। ऑड में क्या करा था, n+1/2, वो यहाँ नहीं चलता कि आप n+1/2 करो, ये नहीं चलेगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है n/2 एंड n/2 प्लस 1, ये चलता है। यानी यदि 6 टर्म्स हैं आपके पास, सो 6/2 यानी 3, एंड 6/2 प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 4। तो थर्ड और फोर्थ टर्म जो है, कौन सी थर्ड? 10। फोर्थ कौन सी? 15। तो 10 और 15 का मीन, अरे इसको अरेंज नहीं करा पहले, ये है थर्ड एंड फोर्थ, 10 और 12। ठीक है, ये अरेंज नहीं थी असेंडिंग वाली, ये है अरेंज असेंडिंग वाली। ठीक है, तो 10 और 12 का मीन यानी 22/2 11, ये आपका मीडियन आएगा। ये तरीका होता है मीडियन निकालने का। ऑल राइट, ठीक है, ऐसे मीडियन हम निकालते हैं इवन का। देन मोड, जो मोड है, इट वर्क्स ऑन कैटेगरिकल डेटा। मतलब मोड तो जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिस भी टर्म की फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी वो मोड होगा। जैसे कि गुड, बैड, नॉर्मल, गुड, गुड, तो गुड ज्यादा बार आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो मोड है, दैट विल बी द मोड। ये आपको पता है, ठीक है। तो भाई आपको ये मीन मीडियन मोड बताने का मेरा उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस टू टीच यू मीन मीडियन एंड मोड, मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी। मीन मीडियन मोड क्यों बताया? तो भाई अब आपसे हम ये चर्चा करें, और मैंने अपनी इनिशियल क्लासेस में करी है, कि डेटा डेटा दो टाइप में डिवाइड होता है, इन टू पार्ट्स। डेटा दो टाइप का हो सकता है, एक होता है न्यूमेरिकल और एक होता है नॉन न्यूमेरिकल। ठीक है, तो डेटा में या तो नंबर होंगे या नंबर नहीं होंगे। ठीक है, यानी उसमें नंबर नहीं होंगे तो कैरेक्टर होंगे, या वर्ड होंगे, या सेंटेंस होंगे, कुछ तो नंबर होंगे तो न्यूमेरिकल का डेटा हो। सो डेटा दो टाइप में होता है, जो आपको एक्सेल शीट में दिया जाएगा, जो शीट होती है एक्सेल शीट, डेटा सेट जो होगा, उसमें इन टाइप की एंट्रियां हो सकती है, या तो न्यूमेरिकल होगी या नॉन न्यूमेरिकल एंट्री होगी आपको। जो न्यूमेरिकल है वो भी दो टाइप में डिवाइड होता है, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूस। ठीक है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस दो टाइप का डेटा होता है न्यूमेरिकल में। डिस्क्रीट का मतलब जो कि काउंटेबल हो, जिन्हें गिना जा सके,
दैट आर काउंटेबल इन नेचर, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट, यानी आप अपने फिंगर टिप्स पे उसे काउंट कर लो, जो डिस्क्रीट डेटा होता है। कंटिन्यूस नॉन काउंटेबल होता है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, नॉन काउंटेबल। खास करके जो कंटिन्यूस होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती हैं, और क्योंकि इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता तो इनको हम इंटरवल में लिखते हैं, इंटरवल्स में लिखते हैं। जैसे मैं कहूंगा 5 से 10 के बीच में, तो 5 से 10 के बीच में 5.1 भी आएगा, 5.6 भी आएगा, 6.2 भी आएगा, 7.3 भी आएगा, 8.9 भी आएगा, 9.5 भी आएगा। तो उंगली पे 9.5 थोड़ी ना कैलकुलेट कर सकते, बताओ जरा उंगली पे 9.5 क्या होता है, बताओगे? उंगली पे काउंट करके 9 तो बता दोगे, 9.5 थोड़ी ना बता पाओगे। क्या आधी उंगली करोगे? वो नहीं होता। तो कंटिन्यूस, कंटिन्यूस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इंटरवल्स। डिस्क्रीट काउंटेबल होता है। तो ये न्यूमेरिकल डेटा होता है आपका, ठीक है, ओके। उसके बाद इधर आते हैं नॉन न्यूमेरिकल। नॉन न्यूमेरिकल में भी दो टाइप का डेटा होता है, एक होता है कैटेगोरिकल, कैटेगरिकल डेटा, और एक होता है नॉन कैटेगरिकल डेटा। नॉन कैटेगरिकल, कैटेगरिकल का मतलब ये कि आप उसको क्लासेस के अंदर लिख सकते हो, जैसे ए बी सी, ये कैटेगरी डेटा। नॉन कैटेगरी का मतलब होता है टेक्स्ट, यानी माय नेम इज निर्मल, ये नॉन कैटेगरिकल है, ठीक है। इसको मतलब पूरी एक स्ट्रिंग, पूरी आपने एक टेक्स्ट लिख दिया, वो नॉन कैटेगरिकल डेटा, ओके फाइन। तो कैटेगरी मीन्स क्लासेस एंड नॉन कैटेगरिकल मीन्स टेक्स्ट, कंप्लीट सेंटेंसेस और टेक्स्ट, वो नॉन कैटेगरी में आता है। कैटेगरिकल भी दो में डिवाइड होता है, टू पार्ट्स में। एक होता है ऑर्डिनल और एक होता है नॉमिनल। ऑर्डिनल एंड नॉमिनल। ऑर्डिनल वो होता है जिसमें कैटेगरी तो होती है लेकिन उसमें एक ऑर्डर होता है, जैसे कि आपको ग्रेड्स मिलते हैं ना एग्जाम में, ए बी सी डी ई और एफ, यानी इसमें रैंकिंग है। एफ का मतलब फेल, ई का मतलब पुअर, एफ डी का मतलब फेयर, सी का मतलब गुड, बी का मतलब वेरी गुड, और ए का मतलब एक्सलेंट। तो कैटेगरी हो लेकिन वो उसमें ऑर्डर हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनल डेटा। जैसे कि रैंक की बात करें हम, हमारे पास आर्मी में रैंक होती है, हमारे पास कॉलेज में रैंक होती है, ठीक है। जैसे कि पहले प्यून होगा, फिर उसके ऊपर गेस्ट फैकल्टी होगी, फिर उसके ऊपर परमानेंट फैकल्टी होगी, परमानेंट फैकल्टी के ऊपर एचओडी होगा, एचओडी के ऊपर डायरेक्टर या प्रिंसिपल होगा, उसके ऊपर मैनेजमेंट की टीम होगी, मैनेजमेंट का हेड होगा, ठीक है, ठीक है अंकना, Yes, sir. है ना, चेयरमैन सिंधिया जी, ठीक, Yes. ओके। ये होती है हायरार्की, ये ऑर्डिनल है। और नॉमिनल में ऑर्डर नहीं होता, यानी कि मैं बोलूं रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीनों कलर है, लेकिन ये थोड़ी ना कि ब्लू पहले आएगा और रेड बाद में आएगा, ये थोड़ी ना, या ग्रीन ग्रीन आएगा, ये बिल्कुल भी नहीं। आई एम हैविंग थ्री कलर्स, थ्री कैटेगरीज ऑफ कलर्स, बट दिस इज नॉमिनल डेटा, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। आई होप दिस मेक्स सेंस। आपको पूरा डेटा का चार्ट बता दिया मैंने, ठीक है। ये डेटा होता है, आपको पता होना चाहिए। आपकी शीट में, एक्सेल शीट में, डेटा सेट में यही होगा, ओके। अब आपको मेरा उद्देश्य क्या रहा पढ़ाने का, ये डेटा। आपको मैंने मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाया, मीन, मीडियन, मोड। अब क्या होता है आपका डेटा सेट में कई वैल्यू खाली होती है, एम्प्टी, क्योंकि आप रॉ डेटा दिया जाता है आपको। कभी भी कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी आपको रिफाइंड डेटा नहीं देगी कि लो बेटा ये, हाँ ये ले लो, ये पूरा रिफाइंड है, बिल्कुल सीधे उठा के मॉडल लगा देना, यहाँ तो बीच में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। आपको रॉ डेटा दिया जाता है, रॉ यानी पूरा कचरा,
कहीं का कुछ जा रहा है, कहीं का कुछ जा रहा है। दैट्स अ रॉ डेटा एंड इट इज गिवन टू यू। और आप यदि डेटा साइंटिस्ट हो, वाकई में डेटा साइंटिस्ट का मतलब वही जिसको डेटा समझ में आता है, वही साइंटिस्ट है। जिसको डेटा समझ में नहीं आता, कोई साइंटिस्ट वाइंटिस्ट नहीं। डेटा साइंटिस्ट का मतलब ये होता, समवन हु अंडरस्टैंड डेटा। ठीक, तो आपको डेटा पकड़ा है उन्होंने और रॉ डेटा दे दिया। अब रॉ डेटा में कई खाली वैल्यू थी, एम्प्टी वैल्यूज थी। ठीक है, अब मुझे उन एम्प्टी वैल्यूज को फिल करना है, फिल देम। क्योंकि कभी आप एम्प्टी वैल्यूज के साथ काम नहीं करोगे, क्योंकि आप जब डेटा को मॉडल के अंदर फिट करोगे ट्रेन होने के लिए, तो वो मांगता है पूरा। एम्प्टी एम्प्टी नहीं मांगता, नल वैल्यूज नहीं चलेगी, एन एन ये नहीं चलती वहां पे, वो एरर फेंक देगा। ठीक है, उसको कंप्लीट वैल्यू चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए। ठीक, तो आपकी स्टेप्स क्या होती है मशीन लर्निंग? व्हाट इज द स्टेप्स फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग? द स्टेप नंबर 1 इज डेटा कलेक्शन। पहले डेटा को कलेक्ट करो, फिर डेटा कलेक्शन, फिर उसके बाद डेटा प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग करो। अब वो प्री प्रोसेसिंग है, फिर आपने डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग, ये सब आ गया। ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग क्यों? क्योंकि मुझे रिफाइन करना है, मुझे डेटा जो कलेक्ट करा ना वो रॉ था, मुझे उसको क्लीन करना है, उसको मैं एनालिसिस लायक बनाना चाहता हूं। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग करो, फिर करो ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, फिर करो डेटा विजुअलाइजेशन, उसके प्लॉट लॉट बनाओ, विजुअलाइजेशन ये करो आप। ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस के अंदर आ गया, एनालिसिस और विजुअलाइजेशन में ही पूरा आ गया। ठीक है, उसके बाद कई बोलते हैं वो फीचर इंजीनियरिंग करो वगैरह वगैरह, और भी चीजें, फीचर इंजीनियरिंग करो। ठीक है, नए फीचर बना लो एग्जिस्टिंग डेटा से, फीचर इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है आपका डेटा स्प्लिटिंग, डेटा को स्प्लिट करो, और फिर मॉडलिंग। ठीक है, मॉडलिंग आएगा, फिर इवेल्युएशन, मॉडल जो बन गया उसका इवेल्युएशन करो, रिजल्ट सही दे रहा है नहीं दे रहा है, मॉडल इवेल्युएशन। फिर मॉडल को सेव करके डिप्लॉय करो, तो सेव एंड डिप्लॉय, फिर मॉनिटरिंग, देन मॉनिटरिंग, ये आएगा। ठीक है, ये स्टेप्स हैं आपके, ये लाइफ साइकिल है पूरी एक डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के, सारे काम होते हैं। ठीक, तो अभी हमने ये देखा कि भाई डेटा आपको दे दिया, रॉ डेटा दे दिया, और बोला इसका एनालिसिस करो। कैसे करोगे आप एनालिसिस इस रॉ डेटा को? ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, उसमें कई वैल्यू खाली थी। ओके, तो खाली वैल्यू का तो एनालिसिस हो नहीं पाएगा। आपको मैंने तीन चीजें पढ़ा थी, मीन मीडियन मोड। तो मुझे जो एम्प्टी वैल्यूज है ना, एम्प्टी वैल्यूज, उन्हें उन्हें फिल करना होगा, फिल देम विद मीन, मीडियन एंड मोड, इन तीनों से फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसको किससे फिल करना है ये समझा रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आपके पास ये डेटा है, ये डेटा है आपके पास। ओके, और ये मेरा फीचर है ए बी सी डी, ये है 1 0, ये खाली वैल्यू, ये 4, ये एम्प्टी है। ये है ए बी ए, और नीचे वाली एम्प्टी है, ये एम्प्टी है। ठीक है, ये है 1.1, दिस इज 2.5, ये खाली है, दिस इज 3.5, और ये है 0 1 0, ये वाली खाली है। तो आप ये देख रहे हो कि मेरे पास इस डेटा सेट में, इसको लेटस अज्यूम मैं मान के चलूं ये न्यूमेरिकल डेटा है, ये भी कंटिन्यूस है, इसको भी मान लो कंटिन्यूस है, और ये 0 1 0 1 यानी डिस्क्रीट है। ये डिस्क्रीट है, ये दोनों कंटिन्यूस है। और बी वाला ये जो है ये कैटेगरिकल डेटा है, ये कैटेगोरिकल है। तो इन सब में खाली खाली है एंट्री, इनको मुझे भरना है, क्योंकि खाली से तो मैं काम नहीं कर सकता, आई कांट डू। ठीक है, तो फिर क्या होगा? देखिए, न्यूमेरिकल यदि कोई कॉलम है
और वो कंटिन्यूस है, ठीक है, न्यूमेरिकल है, कंटिन्यूस है उसमें एंट्री, तो उसको आप मीन से या मीडियन से उसकी एम्प्टी वैल्यू को फिल कर सकते हो, ये आप कर सकते हो मीन से या मीडियन से, यू कैन फिल इट्स वैल्यूज, ठीक है। ज्यादातर जो प्रिफर किया जाता है, मीन से फिलिंग प्रिफर करी जाती है, मीन से फिल कर दो। लेकिन एक अगेन ट्विस्ट है यहां, ट्विस्ट क्या है कि जो मीन है उससे दे फिल करोगे, मीन इज सब्जेक्ट टू आउटलायर्स, ठीक है। मीन को इंपैक्ट करते हैं आउटलायर, आउटलायर यानी वो डेटा पॉइंट जो कि फॉल्ट या रॉन्ग एंट्री है डेटा में, उनको आउटलायर बोलते हैं। तो मीन को ये इंपैक्ट करते हैं, मीडियन को नहीं करते। तो यदि डेटा में आउटलायर हैं, उसके अलावा और भी चीज है, और भी चीज है, ये भी कहा गया यदि मीन मीडियन से बड़ा है तो मीन से सब्सटीट्यूशन करो, और मीडियन यदि मीन से बड़ा है तो मीडियन से सब्सटीट्यूशन करो। डेटा में आउटलायर हैं तो भी मीडियन से करो, नहीं तो इन जनरल तो मीन से ही करते हैं सब्सटीट्यूशन। लेकिन ये चेक कर लो आप कि मीन मीडियन से बड़ा है या मीडियन मीन से बड़ा है, यदि ऐसी स्थिति बन रही है। और ये भी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आएगा। अभी मैंने सिर्फ हिंट करी है, इंट्रोडक्शन दिया, अभी तो मैं स्क्यूनेस और कर्टोसिस की बात करूंगा आगे, तब जाके थोड़ा और क्लियर होगा, ठीक है। अभी सिर्फ एक हिंट करा है मैंने कि आपको यदि न्यूमेरिकल कॉलम है और उनमें खाली है, एंट्रीज खाली है और कंटिन्यूस है वो फीचर, तो आपको मीन से या मीडियन से रिप्लेस मारना है। इन जनरल मीन से मारते हैं ज्यादातर, लेकिन लेकिन मैंने कहा यदि डेटा में आउटलायर है तो भैया मीन इंपैक्ट खाएगा, तो ऐसी स्थिति में मीडियन से सब्सटीट्यूशन करना बेटर है। और ये भी देखना पड़ेगा कि मीन मीडियन से बड़ा है या मीडियन मीन से बड़ा। तो यदि मीडियन बड़ा तो मीडियन से कर दो, नहीं तो मीन से करो सब्सटीट्यूशन, ठीक। तो न्यूमेरिकल कॉलम में ये काम होता है कंटिन्यूस वाले। अब यदि कोई न्यूमेरिकल कॉलम है जिसमें डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, जैसे 0 1 0 1 ऐसी है, तो इसको मोड से रिप्लेस कर सकते हो। और यदि कैटेगरिकल है तो भी मोड से ही रिप्लेस होगा। तो कैटेगरिकल और डिस्क्रीट में मोड से रिप्लेस होता है, बाकी न्यूमेरिकल में कंटिन्यूस से रिप्लेस होता, कंटिन्यूस में मीडियन मीडियन या मीन से रिप्लेस होता। ये बात समझ में आई है आपको? बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इम्प्यूटेशन, इसको हम इम्प्यूटेशन बोलते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन करना, नल वैल्यूज की जगह एंट्री करना, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्यूटेशन। बात समझ नहीं आपको? ठीक है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि भाई हमारे डेटा में खाली वैल्यू तो होती ही है, रॉ डेटा देते हैं तो इंप्यूट तो करना ही पड़ता मेरे को, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जय, निकॉट माई पॉइंट? मिस्टर जय, आप सुन रहे हैं? यस सर। चलिए ठीक है। तो जो है, क्योंकि वो भी काम करते हैं, जॉब में है वो, ही इज़ ऑल्सो इंडस्ट्री पर्सन, तो उनके लिए वो जानते होंगे डेटा के बारे में, ठीक है। यहाँ अरुण सर भी हैं, वो भी डेटा के बारे में जानते हैं, ठीक है। और ये बात फैक्ट है कि डेटा जो मिलता है वो रॉ डेटा मिलता है, ठीक है, उठपटांग, और उसमें ज़रूर खाली वैल्यू होगी, ये आपको अप्लाई करना है। सर हम लोग जो डेटा निकालते हैं तो वो हाँ हाँ मल्टीपल टेबल्स में रहता है, हाँ, जो मल्टीपल टेबल में हमारा रहता, तभी मैंने डेटा सेट डेटा बोला। स्टोर्ड। हम्म, राइट राइट। हाँ तो हाँ। वो डिफरेंट सोर्सेस से आता है, वेब से आता है, ऐप से आता है, तो वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर में हम्म, EDW डेटा वेयर हाउस में स्टोर होता है। तो वहां से हम लोग अपने डेटा एनालिसिस के लिए डेटा निकालते रहते हैं। डिम टेबल और फैक्ट टेबल करके दो टेबल होती है, हम्म, डायमेंशनल टेबल और फैक्चुअल टेबल। ओके, ऑल राइट। राइट। तो इसमें डेटा वैल्यू भी आती ओके है, ऐसा है। ओके तो वो उसको रेक्टिफाई बेस। ओके। तो जैसा उन्होंने कहा कि उनके पास डेटा आता है और उसको भी एनालिसिस करना पड़ता है, करने के लिए आपको पहले इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो
तो ये मुझे आपको बताना था। इन्होंने यहाँ कहा भी है कि किसको किससे रिप्लेस करना है, तो नॉमिनल को मोड से करेंगे, और बाकी जो है आपका डेटा, ये लाइन को काट रहा हूं मैं, बाकी मीन इज रिकमेंडेड, वाइडली यूज इन सेंट्रल टेंडेंसी, मीन ज्यादा यूज होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज के सब्सटीट्यूशन में। ठीक, बाकी मीडियन कब करना है मैंने ये भी बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद भाई एक कॉन्सेप्ट है, इसको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, हालांकि इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। परसेंटाइल, क्वार्टाइल और IQR, ये तीनों क्या है भाई? तो हम जब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं परसेंटेज, ठीक है, अब आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूं तो डिस्ट्रीब्यूशन ही चारों तरफ घूमेगा, ठीक है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ही घूमने वाला है, ओके। तो भाई हम परसेंटेज समझते थे अपने टाइम पर, स्कूल में भी हमें परसेंटेज आते थे, ठीक है, 60%, 70% आए हैं, ऐसा आता था। बाद में ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, कॉलेज में आके ग्रेडिंग आने लग गई कि आपको A ग्रेड मिला है, B ग्रेड मिला है, तो जो बच्चे 90 से 95 के अंदर होते थे उनको A ग्रेड मिलता था, यानी चाहे किसी के 91 नंबर भी हो, चाहे 92 भी हो, तो भी वो A ग्रेड में, ये होता था, ग्रेडिंग पर आ गए, ठीक। उसके बाद फिर आपने परसेंटाइल भी सुना, जो हमारे परसेंटाइल, ये गेट में भी आते हैं परसेंटाइल। अंकना, वहां से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं आपके दौर से अभी गेट में, कुछ पता है इंफॉर्मेशन? सर थर्ड ईयर से only there is one girl who ओके, qualified. ओके, So sir, she qualified by 2 or 3 marks. ओके, 2 और 3 मार्क्स से क्वालिफाई करा उन्होंने, क्वालिफाई And कितना था क्वालिफिकेशन, 25 था क्या? नहीं सर 25 नहीं सर, it was 32 marks. अच्छा, 32 कट ऑफ गया है। Yes, and sir I didn't qualified by 2 marks. अच्छा, आप 2 से क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपके 30 मार्क्स आए? Yes sir. अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। 30 point कुछ अच्छा, there 30 is. पॉइंट कुछ आए हैं, ओके, चलो कोई इशू नहीं है, फाइन। तो CSE में थर्ड ईयर से, फाइनल ईयर से? So final year से one student is there. हाँ, He has got very good marks ओके, in DA paper, GATE DA. हाँ हाँ, So there are around 40, so 55 marks अच्छा, something. 55 मार्क्स हैं, ओके, ठीक Yes. है, 55 मार्क्स हैं, तो इसका परसेंटाइल निकाला गया होगा, परसेंटाइल, Yes, ठीक sir, है। grade score and तो percent. परसेंटाइल, अभी आपसे मार्क्स के बारे में बात हुआ है, और जो है गेट हो चाहे कैट हो, तो वहां पर परसेंटाइल निकाला जाता है, ठीक है। अब परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, इसमें से इसमें से जो टॉपर बच्चा है, मान के चलो 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और 50 मार्क्स का पेपर था, तो जो टॉपर बच्चा है उसके 49 मार्क्स आए हैं, ठीक है, टॉपर बच्चे के 49 मार्क्स आए, तो हम उसको बोलते हैं कि इसने 100 परसेंटाइल आ गए इसके, वी से दैट यू गॉट 100 परसेंटाइल, ठीक है। अब जो बच्चा जिसके 48 मार्क्स आए होंगे, उसका इस 49 के रेस्पेक्ट में परसेंटाइल निकाला जाएगा, ठीक है। तो 49 वाले बच्चे को मैंने बोला 100 परसेंटाइल आई, परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल आए, वो टॉपर है, तो इतना है। एंड देन आप जो जिस बच्चे के 48 आए ना, उसके टॉपर के रेस्पेक्ट में निकाले जाएंगे। अब जितने भी बच्चे हैं उन सबके मार्क्स टॉपर के रेस्पेक्ट में ही निकाले जाते हैं और उनके परसेंटाइल लिखे जाएंगे। परसेंटाइल भी जैसे परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज 1% के हिसाब से, ठीक है, 1 और फ्रैक्शन में भी परसेंटाइल जो ये भी है आपका 1 से लेकर 100 की स्केल पर निकाला जाता है, 1 से लेकर 100 तक की स्केल पर ये भी निकाला जाता है, ये परसेंटाइल होता है। परसेंटाइल निकालने का ये फंडा है, टॉपर को 100 परसेंटाइल बोल दो और बाकी के सब उसी के रेफरेंस में निकालो, ये परसेंटाइल होता है। अब आपके पास तो भैया डेटा बहुत बड़ा होता है, छोटा मोटा डेटा तो देते नहीं, इसमें थाउजेंड्स ऑफ रोज होंगी,
थाउजेंड्स ऑफ रोज होंगी, और आप यदि परसेंटेज निकालने बैठ गए तो फिर तो मजे आ जाएंगे। ठीक है, ये तो नहीं होता है। ठीक है, तो परसेंटेज भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा है, 1-1% का। परसेंटाइल नहीं मतलब 1-1%, 1-1% के से रिप्रेजेंट करना डेटा को, तो परसेंटाइल ऐसा निकाला जाता है। ठीक है, ओके। अब फिर डेटा साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि डेटा तो बढ़ेगा, और आप यदि 1-1% करोगे तो फिर तो ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपन क्वार्टाइल निकालते हैं। क्वार्टाइल, इसका मतलब यह है कि मैं डेटा को 4 टुकड़ों में तोड़ देता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई डेटा, तो मैं 3 पॉइंट ऐसे सिलेक्ट करूंगा जो कि डेटा को 4 टुकड़ों में तोड़ देंगे। ओके, तो ये जो 3 पॉइंट है इनका नाम है Q1, Q2 और Q3, और ये 4 पार्ट्स हैं ऑफ योर डेटा। तो एक डेटा को 4 टुकड़ों में तोड़ देना, दैट इज कॉल्ड एज क्वार्टाइल। क्वार का मतलब ही 4 होता है ना, 4। क्योंकि परसेंटाइल या परसेंटेज रखोगे तो भैया 100 के डिस्ट्रीब्यूशन करने पड़ेंगे आप। सो दैट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। 3 या 4 पॉइंट का एनालिसिस तो कर सकता हूं, 3 या 4 पॉइंट निकाल सकता हूं, 100 पॉइंट कौन निकालने बैठा, वो कॉम्प्लेक्स है। तो भैया हम 4 पॉइंट निकाल लेंगे, 3 पॉइंट निकाल लेंगे। तो Q1, Q2, Q3, these are the 3 points which can divide the data into 4 parts. तो भाई यहां Q1 को मैं बोलता हूं फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 सेकंड क्वार्टाइल, Q3 थर्ड क्वार्टाइल। जो Q2 होता है वो मीडियन होता है, दैट इज द मिडिल पॉइंट। जो Q2 होता है वो मीडियन होता है, यानी कि 50% ऑफ द डेटा इज बिलो दिस पॉइंट। इस पॉइंट से 50% डेटा नीचे है, 50% ऑफ द डेटा लाइज बिलो दिस। Q1 जो होता है ये फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, दिस इज फर्स्ट क्वार्टाइल, एंड इट रिप्रेजेंट 25th परसेंटेज ऑफ द डेटा। यानी 25% ऑफ द डेटा इसके नीचे होता है, इस पॉइंट के नीचे। 25% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा लाइज बिलो दिस पॉइंट। एंड Q3 जो होता है वो 75% होता है, यानी 75% ऑफ द डेटा लाइज बिलो दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये Q3 होता है। ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसी वैल्यू है जिससे 75% ऑफ द डेटा नीचे है, दैट इज द थर्ड क्वार्टाइल। इस तरीके से हम डेटा को डिवाइड करते हैं, Q1, Q2, Q3। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जो डेटा साइंस पढ़ते हैं, मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, भाई स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, उनको ये आना ही चाहिए, क्वार्टाइल। तो इसको क्वार्टाइल भी बोलते हैं, क्वांटाइल भी बोलते हैं ना, दोनों कंफ्यूज मत करना। क्वार्टाइल एंड क्वांटाइल बोथ आर सेम, है ना, कंफ्यूज मत करना। तो 3 पॉइंट है आपके पास, Q1, Q2, Q3। Q1 इज फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 सेकेंड क्वार्टाइल, एंड Q3 इज थर्ड क्वार्टाइल। तो Q1 का मतलब वो एक ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे 25% ऑफ द डेटा। Q2 एक ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे 50% ऑफ द डेटा, और Q3 एक ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे 75% ऑफ द डेटा। और इसी को लेकर हमारे पास फिर आगे हम बॉक्स प्लॉट बनाते हैं टू रिप्रेजेंट इट। ये ऐसे, ये होता है बॉक्स प्लॉट। ठीक है, ऐसे बनता है बॉक्स प्लॉट। ये होता है मेरा Q1, ये होता है मेरा Q2, ये होता है मेरा Q3। क्योंकि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए हमारे पास कई प्लॉट हैं टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, जिनमें से एक बॉक्स प्लॉट है। ठीक है, ये बॉक्स प्लॉट है, ये बताते हैं। और ये जो है ना, ये Q1 है, ये Q3 है, ये Q2 है। Q3 माइनस Q1, इसको कहते हैं अपन IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। Q3 माइनस Q1 IQR होता है।
ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू होती है Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। ये जो पॉइंट है मतलब इन दोनों को एक्सट्रीम पॉइंट्स बोला जाता है। इसकी जो वैल्यू है वो होती है Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स है, इनकी ये वैल्यू होती है। कोई भी पॉइंट इसके नीचे हो, मतलब इसके इस साइड हो तो आउटलायर, इसके इधर हो तो भी आउटलायर। इतना समझ में आया आपको? बाकी तो खैर मैं रिवाइज करूंगा ही करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन जा रहा है अभी। इतना समझ में आया आपको? क्वार्टाइल क्या होता है एंड ऑल दीज थिंग्स, मतलब Q1 Q2 डेटा का मतलब पूरा चार्ट जो समझाया, ये बात आपको लगी? यस। सर जो आउटलायर वाली चीज बताई वो एक और बार आउटलायर आर दोज डेटा पॉइंट्स विच आर कंसिडर्ड एज फॉल्टी एंट्रीज। गलती से आपके डेटा में इनकी एंट्री हो गई है। डेटा एंट्री में गलतियां करते हैं ना, है ना? यस यानी वो डेटा पॉइंट जो ओरिजिनल फ्लो से विपरीत जा रहे हो। ठीक है, जैसे मान के चलो हम हमारे पास डेटा में एक फीचर है स्पीड का, है ना? जैसे अंकना आप एक्टिवा चला रहे हो, है ना? वो टू व्हीलर चलाते ही हो आप, ठीक है, ओके, सही बोल रहा हूँ, यस सर है ना? तो आप 50 या 60 की स्पीड तक चला सकते हैं गाड़ी, ठीक है। मान लो यहां पर 1000 लिख दिया स्पीड में। 1000 पे चलाई है कभी आपने गाड़ी? नो सर नहीं ना, ये आउटलायर है, ये रॉन्ग या फॉल्टी एंट्री जो हो नहीं सकती अकॉर्डिंग टू। लेकिन एक चीज है, अब मैं आगे बताऊंगा कल के लेक्चर में, थोड़ा सा और बात करना पड़ेगा मुझे इसके बारे में, अभी सिर्फ इतना से ध्यान रखो, ये आउटलायर है, ठीक? यस सर ओके, जो डेटा में एंटर करो। तो भाई ऐसा है हमारा डिस्कशन पूरा आज का, ये डेटा और स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो मुझे बताना था। आई होप दिस मेक्स अ सेंस, आपको समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी करा होगा आज का लेक्चर। ठीक है, लेट मी